हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी की सीरीज अभी हमारी चल रही है। कल से हमने स्टार्ट किया है। कल हमारा पहला चैप्टर था, उसका कुछ पहले हमने सिलेबस देखा था। देन उसके बाद जीवित जीव क्या होते हैं, यानी कि जीवन की परिभाषा देखी थी और जीवन की विशेषताएं देखी थी कि जीवन की विशेषताएं क्या होती है और जीवन की परिभाषाएं क्या होती है। आज हम देखेंगे, उसके आगे की चर्चा करेंगे जैव विविधता, देन टेक्सोनोमी एंड वर्गीकी के बारे में। कल की जो क्लास थी वो सिर्फ हमारा हमने एक मोटा मोटा सिलेबस देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देन उसमें भी हमने जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की जो 5th यूनिट है उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, जिसमें पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी था। उसमें हमने पाचन एवं अवशोषण, गैसों का परिवहन एवं विनिमय, जीव द्रव्य तथा परिसंचरण, ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बाद एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की कुछ हमने एक ही क्लासेस लिया है, उसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि लगभग हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। एक ही चैप्टर बचा है तो उसे हम कभी भी कर सकते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमने कल क्या देखा था कि जीवित जीव क्या होते हैं, यानी कि जीवन की परिभाषा देखी थी कि जीव क्या है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जैव विविधता क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती है, जैव विविधता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है। आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी जैव जगत में विविधता। इसका पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। आज हम देखेंगे कि जीवों में विविधता। ठीक है, कि जीवों में विविधता कैसी होती है। ये रही जीवों की विविधता। ठीक है, धरती जीवों की संख्या और विविधता। धरती पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधे की अपार विविधता होती है, यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी पर पौधों की भी अनेक प्रजातियां होती है, जीव जंतुओं की भी अनेक प्रजातियां होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है 5th मास एक्सटिंक्शन के बाद, उससे पहले बहुत सारी प्रजातियां थी। 8.7 मिलियन प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, इनमें से लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियां वैज्ञानिकों द्वारा पहचानी और नामित है। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां मिलती है हमें, लगभग 87 लाख प्रजातियां मिलती है, यानी कि 10 लाख 1 मिलियन का होता है। तो 87 लाख जो प्रजातियां पाई जाती है वो पूरी पृथ्वी पर पाई जाती है। देन जिनमें वैज्ञानिकों ने उन प्रजातियों का अध्ययन किया है वो कितनी है, 17 से 18 लाख, यानी कि 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन प्रजातियां जो होती है वो वैज्ञानिकों द्वारा पहचानी गई कि ये पौधे का नाम क्या है, देन ये किस प्रजाति में आता है। ठीक है, पहचानी और नामी की, यानी कि जानी जा चुकी है। पूरी पृथ्वी पर ओवरऑल कितनी मिलती है हमें, 87 लाख, यानी कि 8.7 मिलियन पृथ्वी पर मौजूद होती है ये प्रजातियां, जंतुओं और पौधे दोनों की आ गई। इनमें से जो नामित प्रजातियां होती है लगभग वैज्ञानिकों ने जो पहचानी गई है, उन्होंने अध्ययन किया, उनके अध्ययन के द्वारा जो उन्होंने बताया कि कितनी प्रजातियों की हमने अध्ययन कर लिया है, तो उन्होंने अध्ययन किया है सिर्फ 17 से 18 लाख प्रजातियों का। ठीक है, अब ओवरऑल ज्ञात प्रजातियां कितनी होती है, जिसको हमने देख लिया है, पहचान लिया है, उन पर अध्ययन कर लिया है, वो कितनी होती है 1.7 मिलियन या फिर 1.8 मिलियन। 17 से 18 लाख लगभग जो प्रजातियां होती है उनको हमने ज्ञात कर लिया है, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। लेकिन हमारा अनुमान कहता है कि हम पूरी पृथ्वी पर इतनी, यानी कि 87 लाख प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जैव विविधता क्या होती है।
जैव विविधता देखते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। परिभाषा क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की? किसी क्षेत्र या पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या, प्रकार और भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र या पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनकी संख्या, वो संख्या में कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें क्या अलग अलग विशेषताएं होती है। भिन्नता का मतलब ही होता है कि उनमें क्या अलग अलग स्पेशलिटी होती है। इन सभी को क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। किसी एक स्थान पर यदि अनेक प्रजातियां पाई जाती है जानवर की या पेड़ पौधों की, ठीक है, उनकी संख्या कितनी होती है, उनके प्रकार कितने होते हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं को, इन प्रकारों को और इनकी संख्याओं का अध्ययन करना ही क्या होता है? जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता जेनेटिक प्लस स्पेसीज प्लस इकोसिस्टम लेवल की विविधता होती है। इनमें क्या होता है? जैव विविधता में उनकी अनुवांशिकी भी होती है, उनकी जाति क्या होती है उनका भी अध्ययन किया जाता है, उनका इकोसिस्टम लेवल कहाँ तक जाता है उनका भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? जैव विविधता। यदि एक किसी स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर ये तीनों मौजूद हो जाते हैं, क्या उनकी जेनेटिक क्या होती है, वो क्या लंबे समय तक एक ही स्थान पर रह रहे हैं वो जीव जंतु या फिर पौधे, बदल तो नहीं रहे, उनकी प्रजातियां तो नहीं बदल रही हैं, उनका इकोसिस्टम लेवल जो होता है, इन तीनों यदि कंबाइन एक जगह पर मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या क्या मौजूद होना चाहिए जैव विविधता में? एक तो सारी प्रजातियों की जाति होना चाहिए, उनकी अनुवांशिकी होना चाहिए, देन उनका एक अलग पार्टिकुलर इकोसिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जो प्रकृति के अनुसार चल सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। यानी कि अलग अलग प्रजाति के पौधे, अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु एक ही स्थान पर मौजूद होते हों, ठीक है, और उनकी सभी की एक अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हो और उनका एक अपना इकोसिस्टम होता हो, ठीक है, अपनी एक पारिस्थितिकी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। जैव विविधता से पता ही चल रहा है कि जीवों में विविधता, भिन्नता, की वो अलग अलग प्रकार के एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं। जैसे कि एक ही परिवार में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मेंटेलिटी वाले लोग मौजूद होते हैं। किसी को जेलेसी फील होता है, अच्छा लगता है, कोई जलता है तो किसी को खुश रहना अच्छा लगता है, तो किसी को दुखी होना अच्छा लगता है। ये सभी की अपनी अपनी एक मानसिकता होती है, ठीक है। वैसे ही लेकिन रहते एक ही घर में हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन सभी की मानसिकता अलग अलग हो जाती है। कभी कभी एक जैसे की थिंकिंग किसी की भी नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पर प्रकृति में भी मौजूद होता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यानी कि जीवों की विविधता। मनुष्यों की भी विविधता होती है, उनकी थिंकिंग के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार मनुष्यों की विविधता होती है। वैसे ही नेचर में, प्रकृति में जीव जंतुओं की विविधता होती है, उनकी आकार, उनकी आकृति, उनकी प्रजाति, उनकी अनुवांशिकी के आधार पर इन सभी से मिलकर उनका एक इकोसिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो यह होती है जैव विविधता। भारत में जैव विविधता क्या होती है अब देखते हैं। भारत में जैव विविधता को देखते हैं। भारत को मेगा विविधता वाला देश कहा जाता है। ये पॉइंट पर स्टार लगा लेना, मैं बता रही जितने, 1 2 3 4, ये इसको 5 स्टार कर लेते हैं, ठीक है। क्या है? भारत एक मेगा विविधता वाला देश है, ठीक है। यहाँ पर प्रजातियां कितनी पाई जाती है? मेगा विविधता वाला देश क्यों कहते हैं भारत को? क्योंकि यहाँ पर लगभग 45,000 तो पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, देन 90,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। इसलिए भारत को मेगा विविधता वाला देश कहा जाता है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। यहाँ पर पाई जाती है कितनी? 45,000 तो पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, देन 90,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। ये सब नोट करना है, नोट नहीं कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको नोट करना अनिवार्य है, क्योंकि ये न सिर्फ एनसीईआरटी का कंटेंट है, इसके अलावा अदर कंटेंट भी इसमें मौजूद है। अदर जो स्टैंडर्ड बुक होती है उनका भी कंटेंट मौजूद होता है, ठीक है। यदि आपके मन में कोई डाउट होता होगा कि हम कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक बुक अनिवार्य नहीं होती है, अनेक बुक का यानी कि अनेक किताबों का मिश्रण अनिवार्य होता है, लेकिन एनसीईआरटी सबसे अनिवार्य होती है, ठीक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। केवल एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। एनसीईआरटी हमारा बेस मजबूत करती है, देन सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये,
माना इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमारा बेस मजबूत करती है। उसमें क्या अनसुलझे इतने जो सवाल होते हैं वो इसमें सुलझ जाते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होती है, अनिवार्य होती है। इसका अनिवार्य होना इसकी एक विशेषता है, किसकी स्पेशलिटी है एनसीईआरटी की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहें, देन लिखते रहें। जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं यहाँ पे टिक लगाती हूँ वो लिखते रहें। यदि नहीं लिख सकते हो तो स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं भारत में जैव विविधता। भारत दुनिया के 12 मेगा विविधता वाले देशों में एक है, ठीक है। भारत क्या है, ये दुनिया के जो 12 मेगा विविधता वाले देश है उनमें से भारत भी एक है। इन भारत में भी सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। विविधता की आवश्यकता क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि विविधता की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। ये रहा, विविधता की आवश्यकता क्यों है। इतनी अधिक विविधता होने के कारण वैज्ञानिकों को जीवों की पहचान, वैज्ञानिक नाम देना, उन्हें व्यवस्थित करना आवश्यक हो गया है। यदि इतनी विविधता है, इतनी पौधों की प्रजाति है, तो उनका नाम देना, उनका समूह देना वैज्ञानिकों, इतनी विविधता होने के कारण वैज्ञानिकों को जीवों की पहचान करना, विविधता की आवश्यकता होती है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि जीवों की पहचान करना कि ये कौन सी प्रजाति का है, फिर उसको एक नाम देना। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम नाम देते हैं कि हाँ इसे किस नाम से हम पुकारेंगे, ठीक है। होते तो हम इंसान हैं, लेकिन हमारे सभी के नाम अलग अलग होते हैं। वो किस लिए, ताकि हम इस नाम से इसे बुला सकें। होमोसेपियन हमारी एक प्रजाति हो गई, ठीक है। और ये हमारा वैज्ञानिक नाम हो गया, लेकिन हमारा घर का भी कुछ नाम होता है। इसलिए प्रजाति तो अलग होती है, लेकिन उसके नाम भी देना इंपॉर्टेंट होता है। तो जीवों को पहचानना एवं उसका वैज्ञानिक नाम देना कि ये किस प्रजाति का जीव है, और उन्हें व्यवस्थित करना आवश्यक हो गया। उनकी पहचान भी कर ली, उनका नाम भी दे दिया और उन्हें एक क्लासिफिकेशन कर दिया, उनका एक वर्गीकरण यानी कि उनका एक वर्ग बना दिया और उसमें उसको रख दिया। इसी कारण टेक्सोनोमी और सिस्टेमेटिक का विकास हुआ। टेक्सोनोमी क्या होता है, पेड़ पौधों, वृक्षों, झाड़ियों का अध्ययन करना, ठीक है। देन पेड़ पौधों का अध्ययन करना, उनको पहचानना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनका वैज्ञानिक नाम देना और उनको एक वर्ग में रखना, एक ग्रुप में रखना, ठीक है। ये हो गई हमारी टेक्सोनोमी एंड सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक ढंग से उन्हें जमाना। डबल डबल स्लाइड आ गई थी। अब विविधता का महत्व क्या होता है ये देखते हैं। विविधता का महत्व, भोजन, अनाज, फल, सब्जियां, मांस, दूध, यानी कि कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें अनाज मिलता है, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती है। देन कुछ जंतुओं से प्रोटीन के लिए कुछ मांस का उत्पादन करते हैं, दूध का उत्पादन करती हैं, ठीक है। औषधियों में जैसे पेनिसिलिन, फफूंद से, औषधियों मेडिसिन में क्या होता है, पेनिसिलिन, फफूंद से, क्विनाइन और मार्फिन, ठीक है। ये हो गई। जो क्विनाइन दवा होती है, कुनैन दवा जो होती है वो भी पेन किलर होती है, और मार्फिन ये भी पेन किलर होती है। पेनिसिलिन ये फफूंद से उत्पन्न की गई दवाइयां होती है। ये विविधता का महत्व होता है। तीसरा महत्व क्या होता है, औद्योगिक और कच्चा माल, लकड़ी, कपास और ऊन एंड रबर। पारिस्थितिकी संतुलन, जब जैव विविधता रहेगी, बायोडाइवर्सिटी रहेगी, तो पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहेगा। हर जीव का एक अपना पारिस्थितिकी स्थान यानी कि निश होता है। जैसे कि मेरा घर में एक निश है, यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, घर जाऊंगी तो मेरा एक निश होगा। यहाँ पर मैं पढ़ा रही तो यहाँ पर भी मेरा एक निश है, ठीक है। इसलिए हर व्यक्ति का भी एक निश हो सकता है, हर जंतु का भी। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनका एक निश होता है, कुछ जानवरों का यानी कि एक पारिस्थितिकी उनका एक ग्रुप होता है, उनमें शेर का भी एक निश होता है। बकरी पत्तियां खाती है, उनका इकोसिस्टम बना रहे। खरगोश घास खाता है, उनका इकोसिस्टम बना रहे। शेर जानवरों को खा जाता है, शेर खरगोश को खा जाता है, बकरी को खा जाता है, हिरण को खा जाता है, क्योंकि वो मांसाहारी प्रकृति का है। सभी का अपना अपना एक निश होता है। क्यों, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, उनका इकोसिस्टम बना रहे। यदि
खरगोश घास नहीं खाएगा, तो वहां पर अत्यधिक घास उत्पन्न होने के कारण वो भूमि उतनी घास के लिए उपजाऊ नहीं बचेगी जितनी होनी चाहिए थी। यदि शेर मांस नहीं खाएगा, जीव जंतुओं को नहीं खाएगा, खरगोश को नहीं खाएगा, तो खरगोश की इतनी प्रजातियां बन जाएगी जो उनका इकोसिस्टम बर्बाद कर सकती है। यदि बकरी पत्तियां नहीं खाएगी, घास नहीं खाएगी और पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं खाएगी, तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है वो सूख कर नीचे गिरेगी, पतझड़ वन बनेंगे, देन घर्षण उत्पन्न होगा और वनों में आग लगेगी। इसलिए इस इकोसिस्टम का संतुलन बना रहे, इकोसिस्टम का जो बैलेंस बना रहे, इसलिए हर जीव का पारिस्थितिकी स्थान यानी कि उनका एक निश होता है। जैसे कि खरगोश का एक निश होता है कि वो घास ही खाएगा, शाकाहारी जीवों का एक निश होता है कि वो शाकाहारी ही रहेंगे, मांसाहारी जीवों का एक निश रहता है वो मांसाहारी का ही भक्षण करेंगे, यानी कि वो मांसाहारी ही बनेंगे, ताकि उनका जो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है वो बर्बाद ना हो और संतुलन उनमें बना रहे। जैसे कि एक ही परिवार में सभी अनेक अलग अलग प्रकार के लोग मौजूद होते हैं, सभी की मानसिकता अलग होती है, कोई कम बोलता है तो कोई ज्यादा बोलता है। यदि सभी ज्यादा बोलने वाले मिल गए तो उस परिवार का टूटना भी संभव हो सकता है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, हो सकता है परिवार का कोई दूसरा फायदा उठा ले, ये भी हो सकता है। इसलिए यदि परिवार में अनेक प्रकार के लोग यानी कि अनेक मानसिकता वाले लोग मौजूद होते हैं, तो वो एक परिवार का सभी का अपना अपना एक निश होता है, ठीक है, ताकि परिवार बना रहे। इसी प्रकार से प्रकृति में भी प्रकृति का जो इकोसिस्टम होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इनका जो इकोसिस्टम होता है वो एक निरंतर रूप से बना रहे, लंबा चल सके, इसीलिए हर जीव का एक अपना निश होता है। यानी कि निश क्या होता है, अपनी एक अलग विशेषता होती है, ठीक है, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। अगर विविधता न हो तो जीवन और पारिस्थितिकी इकोसिस्टम संतुलित हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे। अगर विविधता नहीं रहेगी, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन और इकोसिस्टम यानी कि उनका इकोसिस्टम, प्रकृति का जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि शेर मांस खाना छोड़ दे, यदि शेर रहेंगे ही नहीं जंगल में, शेर रहेंगे ही नहीं, मांसाहारी जीव रहेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, उनका जो निश होगा यानी कि पारिस्थितिकी जो संतुलन था पहले वो अब इम्बैलेंस हो जाएगा। शाकाहारी जंतुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, बंदरों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, बकरियों की भेड़ बकरियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। वो क्या करेगी, उनका इकोसिस्टम बर्बाद होगा, फिर वो घास के लिए इधर उधर भागेंगे। इसलिए पारिस्थितिकी में बायोडाइवर्सिटी का होना भी इतना आवश्यक हो जाता है। आया समझ में? ये हो गया हमारा जैव विविधता का महत्व। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि जैव विविधता में नीट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होते हैं, देखिए। ज्ञात प्रजातियां, अभी तक वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, जानी गई है, पहचानी गई है, वो कितनी प्रजातियां हैं 17 से 18 लाख, यानी कि 1 से 1 मिलियन, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, ठीक है। अनुमानित प्रजातियां कितनी है, 8.7 मिलियन। भारत क्या होता है, एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, ठीक है, मेगा विविधता वाला देश है। पूरी पृथ्वी पर कितने मेगा विविधता वाले देश है, 12 में से एक है हमारा भारत। जैव विविधता, जेनेटिक जैव विविधता की एक स्पेशलिटी क्या होती है, किनसे मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनती है, अनुवांशिकी होना चाहिए, प्रजाति होना चाहिए पौधों और जंतुओं दोनों की, और उनका एक इकोसिस्टम होना चाहिए। इनसे ही क्या बनता है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। टेक्सोनोमी की आवश्यकता, विविधता को सुव्यवस्थित करना। टेक्सोनोमी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, विविधता को सुव्यवस्थित करने के लिए, यानी कि उनका इकोसिस्टम बैलेंस में रहे। नीट परीक्षा के लिए उपयोगी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। अब देख लेते हैं ये क्या होता है। निष्कर्ष, जीवों की विविधता इतनी विशाल है कि उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए टेक्सोनोमी आवश्यक हो गया, ठीक है।
जीवों की विविधता इतनी विशाल हो गई, इतनी प्रजातियां पाई जाती है, पेड़ पौधे की प्रजातियां इतनी पाई जाती है, टैक्सोनॉमी की आवश्यकता हो गई, यानी कि इनके अध्ययन की आवश्यकता हो गई। भारत जैव विविधता से भरपूर देशों में अग्रणी है। भारत में इतनी जैव विविधता पाई जाती है, इतनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है कि वो देश भरपूर देशों में अग्रणी होता है। और नीट एग्जाम में इस टॉपिक से सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है। वर्गीकी और सिस्टमेटिक ये देख लेते हैं। अब अभी तक हमने क्या देखा है, बायोडाइवर्सिटी, उसमें क्या देखा है, पेड़ पौधों की आवश्यक, पेड़ पौधों का अध्ययन, देन प्रजाति का अध्ययन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जेनेटिक, उनकी एक जेनेटिक होनी चाहिए, प्रजाति होनी चाहिए, देन उनका एक इकोसिस्टम होना चाहिए, ये देख लिया था। फिर भारत एक मेगा विविधता वाला देश है, ठीक है। अब देखते हैं वर्गीकी एंड सिस्टमेटिक, ये क्या होता है। वर्गीकी को देख लेते हैं पहले। ये इसको स्लाइड को क्या हो गया आज, अब हम देख लेते हैं वर्गीकी को, ठीक है। वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी, परिभाषा क्या होती है इसकी, टेक्सोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। टेक्सिस का अर्थ होता है व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना। नोमोस का मतलब क्या होता है, नियम, यानी कि व्यवस्था करना, एक नियम के अनुसार व्यवस्था करना, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अपने नियमों के अनुसार व्यवस्था करना, किनकी, जीवों को पहचानना, नामकरण करना और वर्गों में बांटना। किसी जीव को हमने पहचान लिया, फिर उसका नाम भी दे दिया और इसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया कि हाँ ये इस ग्रुप का, इस वर्ग का जीव है, ठीक है। ये होती है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनोमी की 3 प्रमुख विशेषताएं भी होती है, वो देखते हैं। क्या होती है टेक्सोनोमी की 3 प्रमुख विशेषताएं, देखते हैं। पहली होती है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, किसी जीव की नई प्रजाति की पहचान करना, यानी कि कोई जीव हमें नया मिला है, इसकी पहचान करना हमारे लिए आवश्यक हो जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी नए पौधे जानवर को देखकर यह तय करना कि यह किस समूह का है। हमने अभी अभी एक नया जानवर देख लिया या फिर अभी अभी एक नया पौधा देख लिया, हम देखते ही तो नहीं पहचानते हैं, उसको देखकर तय करना कि यह किस समूह का है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये किस प्रजाति का है या किस समूह का पौधा है या किस समूह का जंतु है। तो ये हो गई इसके टेक्सोनोमी की पहली विशेषता कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना किसी जीव की या फिर किसी पौधे की। फिर उसका नामकरण करना, नोमेनक्लेचर, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम नामकरण करते हैं, उसका नाम रखते हैं कि इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो ये हो गया इसका नामकरण। वैज्ञानिक नियमों के आधार पर जीव को नाम देना, बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर, कार्ल लिनियस प्लस जीनस और स्पीसीज, यानी कि जो कार्ल लिनियस है वो उनका क्या कहना है कि पहले इनका जीन देखते हैं, इनकी अनुवांशिकी देखते हैं, फिर इनकी प्रजाति में बांटते हैं। तीसरी है वर्गीकरण, अब हमने किसी जीव को ढूंढ लिया, किसी बच्चे का जन्म भी हो गया, उसका नाम भी दे दिया, अब देखते हैं कि उसे किस वर्ग में रखना है, ठीक है। यानी कि ऐसा हुआ कि किसी को नया नया अभी बच्चा हुआ है, अब उसे तय करना है, हो तो गया किसी बच्चे का जन्म भी हो गया, हमने उसका नाम भी दे दिया, अब हमें तय करना है कि ये बच्चा माता पिता क्या रहेगा या इसके मामा मामी क्या रहेगा या दादा दादी के पास रहेगा, ठीक है। ऐसा चलता है। वैसे वैज्ञानिकों ने भी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब भी यही होता है कि हमें से किस समूह में रखना है। यदि हमें परिवार यदि हमें समझ में आ जाता है तो हम बेसिकली इस क्लासिफिकेशन को, टेक्सोनोमी को समझ जाएंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी भी परिवार से रिलेटेड है क्योंकि एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं लेकिन उनकी अनुवांशिकी होती है, ठीक है, और उनकी एक विशेषताएं होती है, सबकी अपनी अपनी एक विशेषता होती है जिससे कि उनका पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। वैसे ही परिवार में सभी की एक अलग अलग मानसिकता होती है, ठीक है, ताकि घर परिवार उनका भी चल सके, वो भी मैनेज कर पाए, ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन, समान गुणों वाले जीवों को समूह में बांटना,
समान गुण वाले जो जीव होते हैं उनको एक समूह में बांट दिया। पहले क्या होता है, क्रम, फिर राज्य, फिर संघ विभाग, और वर्ग, गुण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, ये हो गया। पहले वो क्या करते हैं, जाति में करते हैं, फिर एक वंश बनाते हैं, वंश के बाद उनका एक कुल होता है, उल्टे चलते हैं। ठीक है, दिया सीधा है, चलते उल्टे है। सबसे पहले वो प्रजाति देखेंगे किस प्रजाति का है, फिर उनका एक वंश बना देंगे कि ये किस वंश में आता है। वंश से बढ़कर कुल हो जाता है, फिर उसको एक कुल में रख देते हैं। अनेक कुल मिलाकर एक गण बना लेते हैं, अनेक गण मिलाकर वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, फिर वर्ग एक यूनियन संघ बना लेते हैं, उनका एक विभाग हो जाता है। देन राज्य, राज्य के बाद वो एक किंगडम बना लेते हैं अपने, यानी कि अपना एक साम्राज्य बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्गीकरण, यानी कि समान गुणों वाले जीवों को एक समूह में बांटना। आया समझ में? अब हमारे नीट के लिए क्या क्या आवश्यक हो जाता है। टेक्सोनोमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, आईएनसी। ठीक है, टेक्सोनोमी क्या, आईएनसी यानी कि आइडेंटिफिकेशन, यानी कि क्या करना, पहचान करना। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करना, किसी बच्चे का जन्म हो गया, नामकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, किसके साथ रहना है। ठीक है, ये हो गया, मिल गया, नामकरण कर दिया, देन उसको एक वर्ग में रख दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया कि हाँ इसको किस वर्ग में रहना, उसके गुणों को पहचान कर। ठीक है, यदि माता से गुण मिलते हो तो उसको माता के पास रख दिया, पिता से गुण मिलते हो तो पिता के पास रख दिया। ठीक है, ऐसा चलता है। यह कौन सा जीव है और किस समूह से है, यह स्पष्ट करता है। ठीक है, टेक्सोनोमी क्या होता है, पहले आइडेंटिफिकेशन करना, फिर नामकरण करना, फिर क्लासिफिकेशन करना। कौन सा जीव किस समूह से है ये स्पष्ट कर देता है। ठीक है, अब सिस्टेमेटिक क्या होता है, अभी हम टेक्सोनोमी को देख रहे थे। सिस्टेमेटिक में क्या होता है, पूरी टेक्सोनोमी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये तो हो गई पूरी टेक्सोनोमी। अब सिस्टेमेटिक में क्या होता है, टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूंट्री। ठीक है, एवोलेंट्री रिलेशनशिप, इसका अर्थ होता है कि जीवों का वर्गीकरण और उनके विकासवादी संबंधों, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर करना। ठीक है, यानी कि उनका जो वर्गीकरण होता है पहले किसके आधार पर किया था, गुणों के आधार पर, गुणों और समूह के आधार पर उनका वर्गीकरण कर दिया था टेक्सोनोमी में। अब क्या होता है सिस्टेमेटिक में, इसका अर्थ होता है कि जीवों का जो वर्गीकरण होता है उनके विकासवादी संबंधों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना, यानी कि उनका तो कोई स्पेशली गुण है, वो गुण ऐसा होना चाहिए कि वो विकास की ओर अग्रसर हो। यदि उनमें विकासवादी संबंध होते हैं तो हम एवोलेंट्री रिलेशनशिप यानी कि विकासवादी संबंधों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना। ठीक है, अब शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वो तो ग्रीक भाषा का शब्द था। इसमें शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, सिस्टेमेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले कार्ल लिनियस, मैं किधर जाती हूँ बार बार, कार्ल लिनियस ने किया था। उनकी पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टेमा नेचर नहीं है, सिस्टेमा नेचुरी है। ठीक है, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, वर्गीकी का, सिस्टेमेटिक्स का, कार्ल लिनियस ने। ठीक है, और उनकी पहली बुक क्या है, उनकी सबसे पहली पुस्तक ही क्या है, सिस्टेमा नेचुरी, जो उन्होंने लिखी थी। सिस्टेमेटिक में अध्ययन किस किस का होता है, इनको टेक्सोनोमी के जनक भी कहा जाता है, कार्ल लिनियस को। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, वर्गीकी का अध्ययन किया जाता है, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, ये तो हो गई हमारी टेक्सोनोमी। वंशानुक्रम, फाइलोजेनी, ये क्या होता है, जीवों में विकासवादी संबंध, एवोलेंट्री रिलेशनशिप, यानी कि जीवों में विकासवादी संबंध। वंशानुक्रम, विविधता, डाइवर्सिटी में जीवों का वैश्विक वितरण और तुलना, वैश्विक वितरण के आधार पर जीवों की तुलना करना और अनेक क्लासिफिकेशन करना, उनका एक अलग ग्रुप में रखना। ठीक है, उनके गुणों के आधार पर। अब क्या होता है टेक्सोनोमी बनाम टेक्सोनोमी वर्सेस सिस्टेमेटिक।
बिंदु, टेक्सोनोमी और सिस्टेमेटिक में क्या क्या होता है। परिभाषा क्या होती है टेक्सोनोमी की, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। टेक्सोनोमी प्लस विकासवादी संबंध, ये क्या हो गया सिस्टेमेटिक, ये इनमें एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। दृष्टिकोण क्या हो गया इसमें, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, आकृति और आधारित, मार्फोलॉजिकल प्लस मोलिकुलर इवेलेंट्री, इसके मुख्य कार्य हो गए किसके, सिस्टेमेटिक के। ठीक है, मुख्य कार्य क्या हो गए इनके, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये तो हो गई टेक्सोनोमी प्लस फाइलोजन प्लस टेक्सोनोमी, यानी कि विकासवादी संबंधों के आधार पर भी वर्गीकरण करना, यानी कि इनके गुण पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिकी है या नहीं, जेनेटिक है या नहीं। ठीक है, शब्द दिया किसने दिया, कैरोलस लीनियस इनडायरेक्ट। ठीक है, ये टेक्सोनोमी का जो शब्द है ये भी किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। कार्ल लीनियस सिस्टेमेटिक नेचुरी, इनकी बुक है ये, इनकी बुक में किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, ये इनडायरेक्टली दिया था लेकिन उनका सभी परिणाम किसको मिला, कार्ल लीनियस को, सिस्टेमा नेचुरी बुक के आधार पर। ठीक है, अब इसमें क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, नीट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, टेक्सोनोमी बराबर आइडेंटिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये तो हो गई हमारी टेक्सोनोमी। सिस्टेमेटिक क्या होता है, टेक्सोनोमी प्लस इवोलेंट्री रिलेशनशिप, यानी कि विकासवादी संबंध। सिस्टेमेटिक शब्द किसने दिया था, कार्ल लीनियस ने। ठीक है, टेक्सोनोमी मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों पर आधारित, जबकि सिस्टेमेटिक फाइलोजेनिक एविडेंस पर आधारित होती है। ठीक है, टेक्सोनोमी सिर्फ क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल लक्षण पर आधारित होती है, क्योंकि पहचान करना, नामकरण करना और गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन कर देना। लेकिन सिस्टेमेटिक में क्या होता है, विकासवादी संबंधों के आधार पर क्लासिफिकेशन करना, ये एक इसकी एक विशेषता हो गई सिस्टेमेटिक के। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं आज का। निष्कर्ष, टेक्सोनोमी हमें बताता है कि जीव कौन सा है और उसमें नाम देता है। ठीक है, टेक्सोनोमी क्या बताता है कि ये जीव किस प्रजाति का है और वो एक वैज्ञानिक नाम दे देता है। सिस्टेमेटिक हमें बताता है कि जीव अन्य जीवों से विकासवादी संबंध क्या है। ठीक है, सिस्टेमेटिक हमें बताता है कि जीव का, ये जो जीव हमें मिला है इसका अन्य जीवों से क्या विकासवादी संबंध हो सकता है, ये क्या है, क्या संबंध है इसका, विकासवादी संबंध हो सकता है या फिर है या नहीं। ठीक है, ये क्या हो गई सिस्टेमेटिक, इसलिए सिस्टेमेटिक को एक विस्तृत टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, यानी कि जो सिस्टेमेटिक होती है वो एक एडवांस टेक्सोनोमी हो जाती है। ठीक है, अब पीवाईक्यू देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पीवाईक्यू आते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जीवों की विविधता। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, ये नीट 2019 में आया हुआ है, जब मैंने नीट की पहली बार एग्जाम दी थी, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। जीवों की विविधता, इससे क्वेश्चन आया था क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। इससे कितने क्वेश्चन आए हैं हम हर क्लास में करेंगे, जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से पैराग्राफ से क्वेश्चन आए हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया है किससे, बायोडाइवर्सिटी से। क्या है, पृथ्वी पर ज्ञात और नामित प्रजातियों की संख्या कितनी है। ठीक है, अनुमानित का नहीं पूछा है इसने, पृथ्वी पर ज्ञात, यानी कि वैज्ञानिकों ने अब तक जान चुके हैं कि कितनी, वैज्ञानिकों ने अब तक जो अध्ययन किया है, आज तक जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है जिन प्रजातियों का, वो प्रजातियां कितनी मिलती है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, यूं तो ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर हमने अनुमान लगाया है 8.7 मिलियन का, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या है, पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि नामित कितनी प्रजातियां हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, आंसर है इसका क्वेश्चन बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी, देख लो। नामित प्रजाति का पूछा है, कुल अनुमानित प्रजातियां तो कितनी है, 8.7 मिलियन, परंतु वैज्ञानिकों ने अब तक केवल 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन
प्रजातियों को ही पहचाना और नामित किया है। एग्जाम ने भी यही पूछा है कि नामित और ज्ञात प्रजातियां कितनी है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियां। उत्तर बी। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था 2017 में बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, भारत को मेगा विविधता वाला देश क्यों कहा जाता है? यहाँ की जलवायु विविध है, यहाँ बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती है, यहाँ के पौधे औषधीय है, यहाँ केवल वन्य जीवों की प्रजातियां अधिक है। ठीक है, भारत को मेगा विविधता वाला देश क्यों कहा जाता है? मैंने स्टार लगवाया था कि इसको 5 स्टार कर लेना। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं और 2017 में भी आया है। तो इसका सटीक आंसर क्या है? और क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पर बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए भारत को मेगा विविधता वाला देश कहा जाता है। ये रहा ऑप्शन बी। यहाँ बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती है। व्याख्या देख लेते हैं, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। भारत में लगभग 45,000 से 90,000 जानवरों की प्रजाति, 45,000 पौधों और 90,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए भारत दुनिया के 12 मेगा विविधता वाले देशों में एक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब टेक्सोनोमी से क्वेश्चन आते हैं। नीट 2020 में क्वेश्चन आया है टेक्सोनोमी से। इसमें सिर्फ टेक्सोनोमी का पूछा है, सिस्टमेटिक का नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान से। नीट 2020 में क्वेश्चन आया है कि टेक्सोनोमी के अंतर्गत कौन सी मुख्य प्रक्रियाएं आती है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी का पूछा है। फिर है ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, फाइलोजन, इवोल्यूशन। ठीक है, नोमेनक्लेचर, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी, इवोल्यूशन। और ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए आइडेंटिफिकेशन। ओनली टेक्सोनोमी का पूछा है, एडवांस टेक्सोनोमी यानी कि सिस्टमेटिक का नहीं पूछा है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, परिभाषा से ही क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए सभी चीजें पढ़ना अनिवार्य है। टेक्सोनोमी पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन नामकरण, नोमेनक्लेचर और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। नीट 2018 में आया है टेक्सोनोमी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये रहा, ये नीट 2018 का। वैज्ञानिक नामकरण के लिए ICBN, ICZN द्वारा कौन सा नियम सही है? नाम अंग्रेजी में होना चाहिए, क्या वंश जीनस का नाम छोटे अक्षर से शुरू हो, जाति स्पीसीज का नाम बड़े अक्षर से शुरू हो, नाम लैटिन या लैटिन में माने जाने वाले शब्दों में हो। ठीक है, वैज्ञानिक नामकरण के लिए ICBN जो इनका रूल होता है, कौन सा नियम सही होता है देखते हैं। तो उत्तर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि नाम लैटिन या लैटिन में माने जाने वाले शब्दों में होना चाहिए। ये नाम जो होता है ये लैटिन में होना चाहिए या लैटिन में माने जाने वाले शब्दों में होना चाहिए। जीनस जो होता है, यानी कि उनका जो जीनस होता है, जीन होता है, वो पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, स्पीसीज छोटे अक्षर से शुरू होनी चाहिए, नाम हमेशा लैटिन भाषा में या लैटिनोइज्ड शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि होमोसेपियंस। अब सिस्टेमेटिक से भी क्वेश्चन आए हैं, देखते हैं कौन कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं सिस्टेमेटिक में। सिस्टेमेटिक्स, ठीक है, नीट 2016 में आया है। सिस्टेमेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था, कार्ल लिनियस ने किया था, जॉन रे ने किया, या थियोफ्रास्ट ने किया? किसने किया? अभी क्या पढ़ा था हमने? सिस्टेमेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो कार्ल लिनियस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एनालिसिस देख लेते हैं। कार्ल लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में पहली बार सिस्टेमेटिक शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये रहा इसका एनालिसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है।
कार्ल लिनियस ने सबसे पहले अपनी पुस्तक सिस्टम एंड नेचुरी में सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग किया है। अब नीट 2015 में भी क्वेश्चन आया है सिस्टमेटिक से कि सिस्टमेटिक में निम्नलिखित कौन सा भाग शामिल नहीं है। सिस्टमेटिक में एडवांस टेक्सोनोमी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन तो शामिल होगा, फाइलोजेनी, नोमेनक्लेचर या फिर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्या शामिल नहीं है। सिस्टमेटिक क्या है? एडवांस टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी में क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, फाइलोजन, नोमेनक्लेचर, बचा क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सिस्टमेटिक में नहीं आता है। ये रहा उत्तर डी, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। व्याख्या, सिस्टमेटिक प्लस बराबर टेक्सोनोमी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। एडवांस टेक्सोनोमी में क्या आ जाता है? यानी कि सिस्टमेटिक में पूरी तो टेक्सोनोमी आ गई, इवोल्यूशनरी, ठीक है, रिलेशनशिप यानी कि फाइलोजेनी, फोटोसिंथेसिस इसमें शामिल नहीं है। तो ये यहाँ से इतने क्वेश्चन भी आते हैं, बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन आए हैं, टेक्सोनोमी से भी आए हैं, सिस्टमेटिक से भी आए हैं। आज हमने इन 3 चीजों को पढ़ा है। क्लास लगभग 40 मिनट की हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इन क्लासेस को कंटिन्यू करते रहना। हम हर क्लास के एंड में PY के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, देन उनका एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन जो भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं वो उनके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।